एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे ना। जैसे कि आप सबको पता ही है, सीडीपी का पीवाईक्यूज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। और ये आपका आई थिंक 14-15 क्लास रहने वाला है। अभी तक अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं करी हैं तो क्लासेस ले सकते हैं। और कंटेंट का भी हमने अप्रॉक्स 50% कोर्स कंप्लीट कर लिया है ना। 50% से 60% कोर्स ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इवन लाइक जो कंटेंट वाला पोर्शन होता है ना, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है या अभी तक आप प्रिपरेशन आपने अपनी शुरू नहीं करी है तो आप क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, शुरुआत से वीडियोस जो हैं आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्वेश्चन अगर आपकी कोई भी डाउट हो सीटेट से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि आपको नोट्स भी एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको टेलीग्राम से जितनी क्लासेस हो चुकी हैं और जितनी आगे होने वाली हैं उन सभी की फ्री में नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाता है। ठीक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य, रवैया के अधिग्रहण व अंतर वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित हो जाता है ना। यानी कि कौन सा ऐसा फैक्ट है जो कि किसी भी बच्चे को हो या फिर कोई बड़ा हो, अडल्ट हो, उनमें स्किल्स जो होते हैं, वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना किस तरीके से बच्चा सीखता है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भाई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे बनाए, लाइक जो सामाजिक व्यवहार है एक तरीके से लोगों के साथ, भाई लोग मतलब समाज हमारा, ठीक है, समुदाय जो भी होता है, तो उसके प्रति हम अपना बिहेवियर अच्छा कैसे रखते हैं, किस विकास के थ्रू इस चीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं इन सभी स्किल्स में ना। तो साफ साफ हमें नज़र आ रहा है जहाँ पे सामाजिक विकास की बात हो रही है ना, तो भाई हम सोशल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ऑप्शन सेकंड बेहतर हो जाएगा। जहाँ पे तर्क की बात होगी, बुद्धि की बात होगी, तो वो संज्ञानात्मक विकास से रिलेट करते हैं। ठीक है, इमोशनल्स जो भी फैक्ट होते हैं, हमारे इमोशंस हो गए तो वो संवेगात्मक हो जाता है। और फिजिकल डेवलपमेंट की बात होगी तो भाई शारीरिक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन से, और हाँ भाई एक क्वेश्चन आता है ना कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 क्या अलग अलग कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, यही सारे क्वेश्चंस आपके पेपर 1 हो या पेपर 2 में हो, चीज़ें पूछी जाती है ना। बस कुछ थ्योरीज जहाँ पे जो थ्योरीज आपके स्टेजेस में डिवाइड होती है ना, अब वहाँ पे स्टेजेस का मतलब है कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग वो स्टेज आपके बनाए गए हैं। तो जब भी आप आंसर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है ना। बाकी चीज़ें तो सब सेम ही होती हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, स्पेशली सीडीपी के पोर्शन में। ठीक है, बस वहाँ पे स्टेजेस वाले जो फैक्ट लाइक कंटेंट होते हैं वहाँ पे आपको स्टेज को ध्यान में रख करके आंसर करना होता है। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं ना। तो अनुवांशिकता, भाई हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है क्या? बिल्कुल होती है। भौतिक वातावरण की बात करते हैं, एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो होती है, क्या बच्चे के विकास में रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल कह सकते हैं। सामाजिक परिवेश, भाई ये आपने पढ़ा होगा ना, जब ये मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ाया है तो आपको ये फैक्ट बताया है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, विकास है, वो हेरिडिटी और ग्रोथ, ठीक है, हेरिडिटी और ग्रोथ दोनों पे ही डिपेंड करता है। एक सेकेंड भाई, मैंने कुछ गलत बताया क्या आपको? जो बच्चे का विकास है वो हेरिडिटी पे और एनवायरमेंट पे ना, ग्रोथ नहीं बोलेंगे, ये ग्रोथ कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो उसके हेरिडिटी एज वेल एज एनवायरमेंट, भाई आपका भौतिक वातावरण हो या सामाजिक परिवेश हो, ये दोनों ही आपके एनवायरमेंट में ही शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका बेहतर हो जाएगा, खैर लास्ट वाला, यानी कि तीनों ही बेहतर है ना। अनुवांशिकता में अगर बच्चे को बहुत अच्छे गुण मिले हुए हैं लेकिन आपने उसको एक जो इन्वायरमेंट होता है ना, परिवेश होता है, वो अच्छा नहीं दिया तो भी गड़बड़ है। अगर बच्चे को अनुवांशिकता में लाइक मान लीजिए उसकी बेहतर इतनी जीन्स नहीं है और बाहर आकर के लाइक इस दुनिया में आ करके ना, अगर आप उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हो, एक बेहतर इन्वायरमेंट देते हो, तो इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार, मूल्य सीखती है। भाई पहला क्वेश्चन है ना, एकदम पहले क्वेश्चन जैसा ही, इसका आंसर तो आप इजली कर सकते हैं
कि भाई इसे हम पाड़, भाई पाड़ का कोई लेना देना नहीं है, सामाजिकरण कहेंगे भाई, ठीक है। सोशलाइजेशन की बात हो रही है, ऑप्शन सेकंड बेहतर हो जाएगा। और ऑप्शन थर्ड लिखा हुआ है अधिसंज्ञान ना, मेटा कॉग्निशन क्या होता है, तो देखिए इस टर्म को समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए मेटा कॉग्निशन जहाँ पे बच्चा हो, कोई अडल्ट हो, जो अपने आप को, ठीक है, सेल्फ को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, है ना, अपना बिहेवियर कैसा है, अपना नेचर, अपने इमोशंस ना, अपनी बुद्धि, हर एक पक्ष से अगर वो परिचित है खुद के, तो उसे हम मेटा कॉग्निशन शब्द है जिससे हम इसको कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जीन प्याजे से हो जाएगा। भाई आपका जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण कर लेते हैं, भाई स्कीमा वर्ड पे फोकस करेंगे, या फिर अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है भाई। या तो नया स्कीमा वो अपना डेवलप कर लेते हैं, या फिर जो भी स्कीमा उनके ऑलरेडी दिमाग लाइक सेव हो रखी है, जो भी इंफॉर्मेशन स्कीमा में, स्कीमा मतलब बुद्धि दिमाग कह सकते हैं आप, ठीक है, उसमें या फिर ये तो बदलाव करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं ना। तो इस चीज़ को किस वर्ड से जीन प्याजे ने बताया है, तो भाई निश्चितता तो ऐसा कुछ नहीं कहा है इन्होंने, अनुबंधन की बात भाई ये नहीं करते हैं, ना ही जीन प्याजे करेंगे, ना ही वाइगोत्स्की करते हैं। तो भाई ऑप्शन थ्री आपका बेहतर हो जाएगा, अडेप्टेशन कह सकते हो आप, या फिर इसे हम संतुलीकरण करना कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन थ्री यहाँ पे बेहतर हो जाएगा आपका। अगेन जीन प्याजे से क्वेश्चन है आपका। जीन प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना, तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें डैश में कठिनाई होती है। अब यहाँ पर अगर आपको जीन प्याजे के चारों स्टेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप इजीली आंसर कर पाएंगे ना, और इनकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है, आपको पता ही है। तो भाई जहाँ पे बच्चा तर्कपूर्ण ढंग से सोच पा रहा है, यहीं से आपका पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चा तर्क करने लायक किस स्टेज में हो जाता है, थर्ड स्टेज में हो जाता है, जहाँ पे बच्चा प्रॉपर तरीके से आपसे डिबेट कर पाएगा, तर्कपूर्ण वाक्य दे पाएगा, है ना, किसी भी फैक्ट को लेकर के। अगर यहाँ पे ये चीजें कर पा रहा है पर किस चीज में अनेबल होगा, इट्स मीन वो फोर्थ स्टेज में अभी नहीं पहुंच पाया ना, तो फोर्थ स्टेज की प्रॉपर्टी तो उसमें आएगी नहीं, ठीक है। वो तो जब वो उस एज ग्रुप में पहुंचेगा तभी वो चीजें शो हो पाती ना। तो इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो फोर्थ स्टेज में बच्चे में अपियर होती है, एंड दैट इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि ऑप्शन थ्री आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो ये बच्चा सेकेंड स्टेज में शो करता है, ठीक है, सेकेंड स्टेज में आता है। संरक्षण के कार्य की बात होती है, कंजर्वेशन, तो ये थर्ड स्टेज में आ जाएगा, बच्चा कंजर्व करना शुरू कर देता है चीज़ों को, ये बताया ही फोर्थ में आएगा, ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। क्रमबद्धता के कार्य, चीज़ों को एक सीरियल में लगाना शुरू कर देता है, तो ये सेकेंड स्टेज में भी बच्चा शो करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलबो। कोलबो के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानने लग जाते हैं, यानी कि जो रूल्स हैं वो फिक्स्ड हैं भाई, एब्सोल्यूट हैं, उन्हें चेंज नहीं कर सकते ना। अगर हम उनमें गड़बड़ी हमने करी ना, कि भाई मम्मी ने कहा है कि इन चीज़ों को छूना नहीं है, तो नहीं छूना है, अगर छू लिया तो भाई पनिशमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। और मान लीजिए उन्होंने कुछ करने के लिए कहा है, काम करने के लिए, और अब कहा गया है, घर वालों ने बोला है, तो करना पड़ेगा, ठीक है, मानना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे बच्चे चीज़ें लाइक रूल्स को फिक्स्ड मानते हैं, एब्सोल्यूट मानकर चलते हैं ना, तो ये आपका लेवल भी फर्स्ट होता है और स्टेज भी आपका फर्स्ट है। आपको पता ही है कि कोलबर्ग ने अपनी पूरी थ्योरी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है ना, और हर लेवल के अपने 2 स्टेजेस होते हैं। ओवरऑल लेवल 3 हो जाते हैं, स्टेजेस 6 हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा लेवल 1 एंड स्टेज फर्स्ट, तो यहाँ पे आंसर आई थिंक आपका स्टेजेस दे रखे हैं ना। तो पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, तो पहला ही ऑप्शन आपका बेहतर हो जाएगा, जहां पे बच्चा चीज़ों को, रूल्स को फिक्स्ड और एब्सोल्यूट मानकर चलता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बेहतर हो जाएगा आपका, है ना भाई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, तो ये स्टेज आपका आई थिंक फोर्थ होता है, और यूनिवर्सल एथिकल तो ये लास्ट स्टेज होता है, यानी कि सिक्स्थ स्टेज की बात हो रही है। गुड गर्ल गुड बॉय, तो ये स्टेज आपका थर्ड हो जाता है। समझ रहे हैं भाई, थ्योरी हमने डिटेल डिस्कस कर रखी है कंटेंट में, तो आप वहां से जरूर देख सकते हैं अगर अभी तक पढ़ा नहीं है तो। भाई नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जानते हैं। भाई आंसर कितना क्लियर कर दिया इन्होंने ना, जिसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट के नाम से जानते हैं, वो कौन हो जाएंगे, B.F. स्किनर, बिल्कुल भी नहीं, ये भाई रचनावादी में आते ही नहीं है। लॉरेंस कोलबर्ग की बात करते हैं,
तो ये इन्होंने नैतिकता से रिलेटेड अपनी थ्योरी दे रखी है। गिलफोर्ड की बात इन्होंने ऐसे कुछ करी नहीं है। आ जाते हैं ले वाइगोत्स्की ना। भाई इनकी थ्योरी का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यही तो नाम है ना। तो बस हमारे ले वाइगोत्स्की जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं, और शिक्षक यह देती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, तो वह उन्हें इशारे और संकेत देती है। ठीक है, अब यहीं से आपका आंसर पता, आपको आइडिया लग जाना चाहिए ना। और उनकी सहायता कर दिया तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। लाइक थोड़ा सा उसने हिंट दे दिया और कहा कि अभी आप अपने आप से खुद से करिए ना। तो ये क्या कर रही है यहाँ पे? टीचर भाई यहाँ पे बच्चे को इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है। और इसके फोल्डिंग के बारे में बात कौन करता है भाई? तो ये हो जाते हैं हमारे वाइगोत्स्की जी। ठीक है, वाइगोत्स्की हो जाते हैं जो कि इसके फोल्डिंग पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन हमारा यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है आपका कि एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। भाई एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की क्या विशेषता हो जाती है? शिक्षक की गतिशीलता। यहाँ पे जो टीचर है प्रॉपर एक्टिव मोड में चल रहा है, कह सकते हैं लचीला समूहीकरण, यानी कि फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप बना दिया तो अभी यहाँ से कोई टस से मास नहीं हो सकता ना, हिल नहीं सकता है, ये नहीं कर सकते हम। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। बच्चों की स्वायत्तता भाई, एटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जहाँ पे बच्चे पे आपने चीज़ें छोड़ दी हैं, भाई बच्चा अपने हिसाब से चीज़ें करता है, वो भी क्लासरूम आपका बढ़िया माना जाता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है कि बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, यानी कि बहुत सारा मटेरियल, एक तरीके से आप कह सकते हैं टीएलएम आपने रख रखा है ना बच्चों की हेल्प के लिए, कि बच्चे टीएलएम की हेल्प से जब आप सिखाते हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं ना। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, यानी कि ऑप्शन सारे ही बेहतर आ रहे हैं। ओवरऑल चारों ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन फोर में ही प्रेजेंट है। ठीक है भाई, सारी चीज़ें एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज़ तो बच्चा फोकस्ड होना चाहिए। भाई बच्चे को आपने स्वतंत्रता दे रखी है, अपने हिसाब से वो काम कर रहा है, और कितना स्वतंत्रता चाहिए ना। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम आखिर क्या चाहता है? यही तो चाहता है ना कि बच्चे को सेंटर में रखिए, पर टीचर भी एक्टिव रहे, है ना। भाई टीचर क्या करेगा? आप इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करने का काम टीचर ही तो करेगा बच्चों को ना। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन आपके सारे ही बेहतर हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्या है कि कौन सी बुद्धि में शामिल बिंबों का कुशलता पूर्व संचलन करने की क्षमता। ठीक है, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमितियां हैं। भाई टू डायमेंशंस की बात हो रही है, लाइक मोर देन टू डायमेंशन। ठीक है, जहाँ से दिशाओं, लाइक एक तरीके से भाई 2D शेप्स 3D शेप्स पता ही है। 2D शेप्स जहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होती है, वो आपके 2D शेप्स हो जाते हैं। जहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होते हैं, वो आपके 3D शेप्स हो जाते हैं। तो भाई मोर देन 2 की तो बात करी ना इन्होंने। तो जहाँ पे इस तरीके की बात करी जाएगी ना, 3D शेप्स की हो, ग्राफिक स्किल्स की बात हो रही है, रीजनिंग की बात हो रही है, और मैनिपुलेटिव इमेजेस की बात हो रही है ना, तो ये सारी ही सारी स्किल्स जो होती है ना, वो किस में होंगी भाई? बताइएगा जल्दी से, है ना। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बेहतर हो जाएगा स्पेशियल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बेहतर हो जाएगा? स्पेशियल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि में पाई जाती है, और इनके अंदर जैसे ये अच्छे मूर्तिकार हो सकते हैं, है ना, जो भी एक तरीके से मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल हो गई, उसके लाइक जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग पड़े हैं, उन्हें प्रॉपर उसे जोड़ करके बनाना। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो साइकिल वाले होते हैं, ठीक है, वो भी इस चीज़, उनमें भी एक तरीके का स्पेशल इंटेलिजेंस ही होता है ना। तो ये सारी ही बुद्धि इनमें पाई जाएगी। और आपसे क्वेश्चन ये है कि ये भाई जो थ्योरी है ना, ये दिया किसने है? ठीक है, ये जो थ्योरी आप देख पा रहे हो, इससे क्या समझ रहे हैं और किसकी थ्योरी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एक नंबर तो कंफर्म्ड ही होता है इनकी थ्योरी से, फिर पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ही। भाषा व सोच का विकास। ठीक है, भाषा यानी कि लैंग्वेज और थॉट्स जो होते हैं उनका विकास किस तरीके से होता है बताइएगा। एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं क्या पूरी तरीके से, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं, या फिर एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर 3 बेहतर हो जाएगा। भाई भाषा ही नहीं होगी तो बच्चे में विचार कैसे आएंगे? वो किस लैंग्वेज में सोचेगा ना। भाई सोचने के लिए भी एक भाषा तो होनी चाहिए बच्चे के पास, वो भाषा कोई भी हो सकती है।
बच्चे का मदर टंग हो सकता है ना, उसकी मातृभाषा हो सकती है जिसमें वो विचार भी दिमाग में ला रहा है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई भाषा की ज़रूरत है भाई, ठीक है। और अगर कुछ विचार है तो भी उसको एक्सप्रेस करने के लिए भाषा की ज़रूरत हो जाती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बेहतर होगा। और जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए आपको एग्जाम से पहले चीज़ें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करी जा रही है ना, और सीडीपी तो हमने लगभग अप्रॉक्स कंप्लीट ही कर लिया है, बहुत कुछ बचा नहीं है उसमें करने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह संभावित है कि बच्ची जो अपने माता पिता और गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है। अब भाई गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार क्या होता है, तो देखिए अब जैसे सबको पता है अपने घर में नॉर्मली देखते हैं कि मम्मी जो है मोस्टली किचन में काम कर रही होती है, खाना पकाना ये सारी चीज़ें ना, झाड़ू पोछा ये कर रहे होते हैं, और पापा जी बाहर का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये बच्चे देख रहे होते हैं। लेकिन एक दिन बच्चे ने क्या देख लिया ना कि मम्मी बाहर का काम कर रही है और पापा किचन में है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरीके से अपोजिट नॉन कन्फर्मिस्ट, जैसे ये आप देख पा रहे हो ना टर्म, ऐसा कुछ वो देख रहे हैं ना, तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, वो जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगा क्या भाई, ऐसा क्यों करेगा वो। पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर उससे सवाल उठेंगे दिमाग में ना कि भाई मम्मी आज आप बाहर काम क्यों कर रहे हो ना, पापा आप किचन में काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी हमेशा किचन में दिखते हैं, आज आप दिख रहे हो। तो ये क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आएगा ना, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड बेहतर हो जाएगा, ठीक है। और पूर्वाग्रह हो गए, बायसनेस, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे ना भाई। यहाँ पे जेंडर्स अलग अलग जो एक सामाजिक संरचना है, जैसे आपको पता ही है, मैंने बताया है टॉपिक में कि भाई जेंडर क्या होता है। एक जेंडर एक सामाजिक संरचना है भाई, इस समाज ने डिसाइड किया है, हमारे जो समाज के लोग हैं उन्होंने बताया है भाई ये चीज़ की इस जगह पे किचन में किसे काम करना चाहिए, बाहर किसे काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ डिसाइडेड तो नहीं है ना कि भाई किचन में कौन काम करेगा या बाहर काम कौन करेगा, ये तो हमारे समाज ने चीज़ों को डिसाइड कर दिया है, ठीक है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को, भाई जो डाइवर्सिटी है ना उसको एडजस्ट करने के लिए किस तरीके से टीचर क्या करेगा, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। भाई कह सकते हैं ना, अवहेलना तो नहीं कर सकते आप, है ना, पूरी तरीके से अवहेलना, यहाँ भी लिखा हुआ है, नामीकरण भी नहीं करना है। कभी भी बच्चे को आप लाइक लेबल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेकर के ना, कि कोई बहुत अच्छे घर से आ रहा है तो आप उसको एकदम राजा की तरह ट्रीट कर रहे हो, और थोड़ा सा कोई गरीब परिवार से बच्चा आ रहा है तो उसको आप अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो ना, ये चीज़ें गलत है। लेबल नहीं करना है आपको कभी भी बच्चे को, और हमेशा संवेदनशील रहना है, सेंसिटिव रहना है, हर बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार आपको करना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट बेहतर है। और नेक्स्ट क्या है कि आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाई असेसमेंट अगर आप करते हो बच्चे का, तो असेसमेंट का बेस क्या होना चाहिए। भाई असेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी बच्चे को असेस किया जाएगा तो यहाँ पे आप प्रोग्रेस पे फोकस रहेंगे, ठीक है। किस पे फोकस रहेंगे, प्रोग्रेस पे फोकस रहेंगे, यानी कि बच्चे से आप फीडबैक ले रहे होंगे, आप उसका रिजल्ट नहीं डिसाइड कर रहे होते ना, और हमेशा इम्प्रूवमेंट पे बेस्ड होता है आपका असेसमेंट, यानी कि बच्चे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस को इनहेंस करना चाहते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, जो भी मिसकॉन्सेप्शंस उसने दिमाग में रखे हुए हैं या फिर आपको खुद के बारे में भी पता चलता है कि भाई बच्चा कहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है, तो आपको और बेहतर तरीके से कैसे बच्चों के सामने कॉन्सेप्ट को पेश कर सकते हैं आप, ठीक है। तो असेसमेंट हमेशा फीडबैक के व्यू से आपको लेना है। दूसरी चीज़ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बच्चे में ना, आप बच्चे को और बेहतर सिखाना चाहते हो, सीखने में वृद्धि करना चाहते हैं आप, इन्हेंसमेंट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल बच्चे में वृद्धि करना चाहते हैं बच्चे के ज्ञान में हम, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। वर्गीकरण, नामीकरण बहुत निगेटिव शब्द हो जाते हैं, स्पर्धा तो नहीं कराना है भाई, कंपटीशन कभी आप बच्चे में आप इनकरेज नहीं करेंगे, भय ना, डर, तनाव बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कि बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए, बच्चे के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल कह सकते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, बहुत ही बेहतरीन।
ना। अगर हम देखते हैं कथन को तो अपने आप में वो भी बहुत सही है कि भाई बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी लर्निंग हो, हर एक चीज़ के लिए ना हमें विविध तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। ना सिर्फ एक ही वही पेपर पेन का इस्तेमाल करके बच्चों का टेस्ट ले लिया, पता चल गया कि बच्चे ने कितना रटा था कितना नहीं, और हमने रिजल्ट बता दिया। या फिर बच्चे के विकास की समग्र जानकारी के लिए ना हर एक पक्ष को एसेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए एक तरीका काफ़ी नहीं होता है। बहुत बेहतरीन, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, सो आज के क्वेश्चंस जो हैं हमारे यहीं पे एंड होते हैं ना। आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो आप भी प्लीज़ अपनी तरफ से अपना पार्टिसिपेशन बिल्कुल करें ना, क्लासेस आपके लिए हैं। और अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।